रेडियो एक्टिवता जो कि नाभिकीय एक प्रक्रिया है, उससे जुड़े हुए आज जरूरी प्रतीक चिन्ह, सोडी रदरफोर्ड का नियम और अर्धायु विघटन स्थिरांक में संबंध को सीखेंगे। तो पहले हम रेडियो एक्टिवता से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह के बारे में जाने। ठीक है, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, रेडियो एक्टिव पदार्थ, तो इसकी प्रारंभिक मात्रा की जब बात करेंगे तो आप उस प्रारंभिक मात्रा को N0 से प्रदर्शित करें। N0 का मतलब कि अभी इस मात्रा में से कोई भी रेडियो एक्टिव नाभिक विघटित नहीं हुआ है और ये पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा में है। अब यहां से यहां तक पहुंचते पहुंचते ये पदार्थ इतना रह गया। ठीक है, इतना रह गया, यानी कि ये प्रारंभिक मात्रा है और इसे आप कह सकते हैं बची हुई मात्रा, या फिर जो बची हुई ना मात्रा कहो तो इसे आप विघटित मात्रा कह लें। यानी कि अभी इसका विघटन नहीं हुआ, इतनी रह गई है ये, तो आप विघटित मात्रा को कैपिटल N से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए 100 थी, कितनी थी? 100 थी, यहां जाते जाते 10 रह गई, तो विघटित कितनी हो गई? 90 हो गई। तो अब यहां से यहां के बीच में जो पदार्थ आपका खत्म हो चुका है वो कहलाएगी यहां से यहां तक विघटित मात्रा कहलाएगी, यानी कि जो खत्म हो गई। तो विघटित मात्रा कैसे निकालोगे? आप 100 में से 10 को घटा के निकालोगे। तो फिर आपने क्या किया? N0 में से N को घटा लिया। तो घटाने के बाद ये जो Dn निकल कर आएगी, ये Dn पदार्थ की विघटित मात्रा कहलाएगी। अब इतना था और इतना रह गया, तो अब यहां से बात शुरू हुई और यहां पर जाकर खत्म हुई, तो इस बीच जो समय लगेगा वो विघटन में लगा समय कहलाएगा, जिसे आप dt से रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, तो उसके नियमों को जानने के लिए और उसे समझने के लिए हमें 4 बातें तो बेसिक पता होना चाहिए। पहली ये कि उस पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। दूसरी ये कि वो पदार्थ रेडियो एक्टिव विघटन के बाद कितना बचा रह गया, आप विघटित मात्रा कितनी है। तीसरी ये कि आप प्रारंभिक मात्रा में से जो बची रह गई है उसे घटा दीजिए, तो विघटित मात्रा निकल आएगी। और चौथी ये, जब इतना सब कुछ हुआ तो उसके बाद समय क्या लगा, तो वो कहलाएगा रेडियो एक्टिव विघटन में लगा समय कहलाएगा। तो ये 4 बातें तो आपको, अगर रेडियो एक्टिवता को अच्छी तरीके से जानना है, सीखना है, तो ये 4 बातें आपको सीखना ही पड़ेंगी। सोडी और रदरफोर्ड का नियम क्या है, इस नियम को जानने की कोशिश करेंगे। रेडियो एक्टिवता के संबंध में सोडी और रदरफोर्ड ने क्या नियम दिया था, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हां, तो क्या किया था इनने? पहले इनके नियम की परिभाषा देखी। तो यहां पर हमने कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, ये इसकी प्रारंभिक मात्रा हो गई। क्या हो गई इसकी? ये प्रारंभिक मात्रा। अब यहां से यहां तक पहुंचे तो ये पदार्थ
इतना सा बचा रह गया, तो ये इसकी हो गई अभिक्टित मात्रा, अभिघटित मात्रा हो गई। और अब यहां से यहां तक जो समय का अंतर लगेगा, ठीक है, dt, वो विघटन में लगा समय हो गया। और इस बीच में प्रारंभिक मात्रा से और कहां तक, अभिघटित मात्रा तक, बीच में जो बचेगी वो खत्म हो चुकी है, वो विघटित मात्रा कहलाएगी, और जिसे आप dn बराबर n0 माइनस n से लिखेंगे। तो अब इन्होंने रेडियो एक्टिवता के संबंध में नियम क्या प्रोया, शब्दों को किस तरीके से प्रोया, क्या देखा, जो नियम दिया, तो आपने भी तो वो देख लिया जो उन्होंने देखा था कि लगातार विघटन पे क्या हो रहा है, मात्रा में कमी आ रही है। कमी का मतलब वो घट रही है, घटने का मतलब अगर गणित के रूप में ले तो ऋण चिन्ह आएगा। और अब ये मात्रा बचती चली जा, अभिघटित रहती चली जा रही है, बचती रहती चली जा रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी रेडियो एक्टिवता की घटना में, किसी भी रेडियो एक्टिवता की घटना में जो विघटन की दर होती है, अब विघटन इस बीच में हो रहा है, ये तो प्रारंभिक और बची हुई है, विघटन कहां से कहां तक हो रहा है, इन दोनों के बीच में हो रहा है। तो विघटन की दर आप जब लगे समय से भाग दे देंगे तो ये क्या आ गई, विघटन की दर अभिघटित मात्रा जो है उसके ऋणात्मक मान की तरफ इशारा करती है। विघटन की दर जो है वो अभिघटित मात्रा के ऋणात्मक मान की तरफ इशारा करती है। ये रेडियो एक्टिवता संबंधी सोडी और रदरफोर्ड का नियम है कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर अभिघटित मात्रा के ऋणात्मक मान के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि विघटन की दर जितनी ज्यादा होती जाएगी तो अभिघटित मात्रा उतनी ही कम बचेगी, क्योंकि विघटन बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये तो था इनके रदरफोर्ड का और सोडी का रेडियो एक्टिवता विघटन के संबंध में नियम था। अब हम देखते हैं कि इस नियम का निगमन क्या है, इसका सूत्र क्या है। सोडी और रदरफोर्ड के नियम के अनुसार मैंने उस नियम को लिखा। नियम क्या था हमारा, dn अपॉन में dt अनुक्रमानुपाती का निशान -n। n क्या है, n उसकी अभिघटित मात्रा है, और dn अपॉन dt क्या है, उसके विघटन की दर है। आपने अनुक्रमानुपाती के निशान को हटाया तो dn अपॉन dt बराबर माइनस का लैम्डा n आ गया। अब आप क्या कहें, जहां लैम्डा विघटन स्थिरांक है, विघटन स्थिरांक है क्योंकि विघटन की घटना में आया है। अब आप क्या कीजिए, तिरछी गुणा से dt को n की जगह पे पहुंचा दीजिए और n को dn के नीचे ले आइए, तो आपका dn अपॉन में n हो जाएगा, माइनस का लैम्डा ऐसे ही था और dt हो जाएगा। अब आप इसका क्या कीजिए, समाकलन कर दीजिए। तो आप जब इसका समाकलन करने पर, और जैसे ही समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान dn अपॉन में n, माइनस लैम्डा तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन क्या हो गया, अब dn अपॉन में n, ये आपका जो आएगा वो log e बेस पर n आ गया, log e बेस पर n आ गया, बराबर माइनस का लैम्डा और dt का t प्लस का c। अब जहां c समाकलन नियतांक है, क्या है,
समाकलन नियतांक है। अब थोड़ी देर के लिए c का मान आप निकालें, तो यदि t बराबर 0 सेकंड, यानी कि जब कोई समय ही नहीं लगा था, तो उस वक्त में पदार्थ जो था वो अपनी प्रारंभिक मात्रा में था। अब यहां रखें t की जगह पे 0, तो ये फैक्टर 0 हो गया, प्लस का c बचा, n की जगह पर n0, तो यहां पर क्या हो गया n0, कौन से बेस पर, log e बेस पर। तो इस तरह से आपको किसका मान मिल गया, c का मान मिल गया। तो अब ये जो c का मान मिला है, इस मान को उठा के यहां से यहां रख दीजिए, यहां से यहां रख दीजिए, तो आपका क्या बनेगा, log e बेस पर n बराबर माइनस का लैम्डा t और प्लस log e बेस पर n0 आएगा। log e बेस पर n0 को इधर ले आइए, तो log e बेस पर n माइनस log e बेस पर n0 बराबर माइनस का लैम्डा t हो जाएगा। अब यहां पे क्या लगेगा, log की फिर में लगेगी log m माइनस n। तो जरा सा इसको यहां पे समझने की कोशिश कीजिए। मैं अब इसे यहां से थोड़ा सा नियम को रफ कर देता हूं। तो मैंने ये थोड़ा सा नियम यहां से रफ किया, और इसके बाद अब log e बेस पर n अपॉन में n0 माइनस का लैम्डा t। अब जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने पर इधर से लॉग हटेगा और इसका जो आधार है वो इधर पहुंच जाएगा, तो n अपॉन में n0 e की घात माइनस लैम्डा t आ जाएगा। इस तरह से आपको रेडियो एक्टिवता की घटना के लिए सोडी और रदरफोर्ड का नियम मिल जाएगा। तो आपका क्या कहलाएगा, यही सोडी तथा रदरफोर्ड का नियम है, जिस नियम को इन्होंने किसके लिए दिया है, रेडियो एक्टिवता की घटना के लिए दिया है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपने यहां पर रेडियो एक्टिवता की घटना के लिए सोडी और रदरफोर्ड के नियम को भी जान लिया है। अर्धायु काल क्या होता है, अर्धायु काल क्या होता है। ठीक है भाई, हाफ लाइफ टाइम जो है ये क्या है रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए। तो पहले डेफिनेशन, जैसे हमारे पास ये कोई एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अब ये आधा जो है वो खत्म हो गया, आधा कितना हो गया, खत्म हो गया, और आधा बचा रह गया। आधा क्या हुआ, खत्म हो गया और आधा बचा रह गया। तो जो आधा बचा रह जाता है, ठीक है, और आधा खत्म हो जाता है, तो इस बीच में जो समय लगता है वो उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का अर्धायु काल कहलाता है। डेफिनेशन क्या हुई, ठीक है, वो निश्चित समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है और आधा विघटित हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर उसके विघटन में लगा समय उसका अर्ध आयु काल कहलाता है। और अर्ध आयु काल को, जो अर्ध आयु काल है, तो इसे कुछ लोग कैपिटल टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ स्मॉल टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का तो कोई मतलब नहीं है कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, लेकिन मानना यह है कि पदार्थ आधा रह जाना चाहिए और आधा
विघटित हो जाना चाहिए, तो उसमें लगा समय जो कहलाएगा वो उसका अर्ध आयु काल कहलाएगा। तो अर्ध आयु काल भी जान गए। अब जब इतनी बात आ जाए तो अर्धायु काल और इस बीच में विघटन हो रहा है, तो अर्धायु काल और विघटन स्थिरांक में संबंध क्या है, बहुत आता है। तो अब मैं आपको अर्ध आयु काल और विघटन स्थिरांक के बीच में संबंध को समझाता हूं। अर्धायु काल तथा विघटन स्थिरांक में संबंध की बात हो रही है। अर्धायु काल विघटन स्थिरांक में संबंध। तो आपने क्या किया, सोडी तथा रदरफोर्ड के नियम का सहारा लिया, और इनका नियम क्या कहता है, n अपॉन में n0 e की घात माइनस लैम्डा टी। n यही रखे, n0 को यहां लाए और e की घात माइनस लैम्डा टी, समीकरण इसे एक कह ले। अब अर्ध आयु की शर्त लगाए, अर्ध आयु की शर्त तो कहता है कि अगर स्मॉल टी हाफ में चेंज हो गया तो n जो है वो n0 के हाफ में बदल जाएगा। यानी कि अगर विघटन में लगा समय अर्धायु बन गया तो पदार्थ आधा खत्म हो जाएगा, जो आधा था वो आधा खत्म हो जाएगा। आपने n की जगह पर समीकरण एक में n0 बटे में 2 रखा, n0 यहां पे भी था, e की घात माइनस लैम्डा टी की जगह जो स्मॉल टी था उसे टी हाफ लिख दिया है। n0 से n0 कट गया, इधर तो 1/2 बचा, और इधर आपका e की घात माइनस लैम्डा टी हाफ है। इसको नीचे ले आइए या फिर इसे पलटे। तो जब आप पलटेंगे, ठीक है भाई, तो मैंने अभी 1/2 ऐसे लिखा, इसे 1 अपॉन में e की घात लैम्डा टी हाफ हो गया। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि पावर प्लस की हो गई, ऊपर से नीचे आई। आप तिरछी गुणा कर लीजिए, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे कर लीजिए, तो e की पावर लैम्डा टी हाफ जो होगा वो 2 के आ गया। अब आप क्या करें, दोनों ओर लॉग ले लीजिएगा। दोनों ओर लॉग लेने पर तो इधर तो लॉग e की पावर लैम्डा टी हाफ हो गया, इधर लॉग e बेस पर 2 हो गया। दोनों ओर क्या करा हमने, लॉग लिया। अब लॉग m की पावर n, तो लैम्डा टी हाफ आगे आ गया, और लॉग e बेस पर e बराबर इसका बेस चेंज कर देते हैं, तो 2.3026। अब ये लॉग 10 बेस पर 2 हो गया। हमने क्या किया, इसका बेस जो e था इसे बदल के 10 बेस कर लिया, और बहुत सिंपल है, e बेस को 10 बेस करते हैं 2.3026 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फैक्टर देखो, जो बेस है वही मान है, तो ये तो 1 हो गया, इधर बचा लैम्डा टी हाफ, इधर 2.3026 बचा, और लॉग 10 बेस पे 2 0.3010 मान होता है किसका, जो लॉग 10 बेस पे 2 होता है वो 0.3010 होता है। अब इसकी मल्टीपल करेंगे तो 0.6931 आएगा, इधर लैम्डा और टी हाफ आएगा। अगर आपको टी हाफ चाहिए है तो लैम्डा को 0.6931 के नीचे फेंक दीजिएगा। तो इस तरीके से ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु की समीकरण निकल आएगी।
जो विक्टर स्थिरांक के साथ रिलेशन में कहलाएगी। तो ये विक्टर स्थिरांक और अर्ध आयु काल के बीच में आपको क्या मिल जाएगा, एक संबंध भी मिल जाएगा। अच्छा हां, एक बात और, अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं बदला है, वो जो है वही है, तो चाहे उसकी मात्रा इतनी हो या इतनी सी हो, उसके अर्धायु काल पे फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 क्विंटल से 50 किलो तक आने में उसे, ठीक है, 20 वर्ष लगे हैं, तो 50 किलो से 25 किलो तक जाने में भी उसे 20 वर्ष लगेंगे। और या फिर 1 ग्राम से आधा ग्राम तक जाएगा, तब भी उसे 20 वर्ष लगेंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु और विक्टर स्थिरांक में संबंध भी था, जिसे आपने अच्छी तरीके से सीख लिया, समझ लिया है।